तुमने तार के नीचे से निकाल कर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए, उनको अपना वोटर बनाया और इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि तुम्हारे वोटर कट जाएंगे। मैं आज उन वोटर्स से पूछना चाहता हूं जो ऐसे ढोंगियों को चुनकर संसद भवन तक भेज देते हैं, जो इस तरीके। आज इन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए एक पोस्टर भी लगाया और उसमें लोकतंत्र लिखने की जगह लोकतंत्र लिखा हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हमारी संसद भवन में बैठे हुए हैं हम ही वोटरों की वजह से। अगर महाराष्ट्र में 1 लाख वोटर बढ़ जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है, तुम लोग हल्ला करते हो। तुम्हारी बात सुनकर जब चुनाव आयोग क्या करता है कि अच्छा चलो एक प्रदेश में हो गया ना, मैं तो इन्हीं की बात बड़ी करता हूँ कि चलो भाई एक प्रदेश में वोटर बढ़ गए इसलिए हो गया था, अब यहाँ वोटर काट देते हैं, क्या पता कांग्रेस की सरकार आ जाए, क्या वो सारे वोटर आरजेडी के थे, क्या दिमाग लगाओ। लेकिन फिर तुम्हारे पेट में ही दर्द होता है, ऐसा क्यों? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और आज चौथे दिन भी जो है कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का जो है पक्ष के साथ बात नहीं बनी और वहीं पर विपक्ष ने फिर से हमला किया और फिर से बवाल किया, जिसके बाद आज भी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद अब 1 हफ्ते के लिए और आगे कार्रवाई को बढ़ा दिया गया है। और विपक्ष का आरोप है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इंद्रदेश जी हैं, जिनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर उनका क्या कहना है। और जैसे विपक्ष कह रहा है कि उनकी नहीं सुनी जा रही, उनके मुद्दों को नहीं समझा जा रहा, क्या ये सच है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इंद्रेश है, इंद्रेश द्विवेदी। और देखिए ऐसा है, हमारे देश का जो विपक्ष है ना, अब मैं उसके लिए मतलब मेरे डिक्शनरी में शब्द भी ख़त्म हो गए हैं कि मैं उसको किस शब्द से संबोधित करूं, कौन सा रोग बताऊं, कौन सी बीमारी बताऊं, क्या बताऊं। हमारे देश का विपक्ष आज इतना नकारा हो गया, इतना निकम्मा हो गया है कि उसको वो चिल्लाता है कि हमें बात करनी है, प्रश्नकाल पर हमें मौका मिलना चाहिए, हमें बात करनी है, हमें ऑपरेशन सिंदूर पर बात करनी है, हमें देश की सुरक्षा पर बात करनी है। जब हमारे राजनाथ सिंह जी कह देते हैं कि हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, अब उनको लगता है कि अरे हमारी तर्कस के तो सारे तीर खत्म हो गए, बीजेपी तैयार हो गई चर्चा करने के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें उस पर बात नहीं करनी, हमें SIR पर बात करनी है। अरे पहले एक टॉपिक खत्म करो फिर दूसरे पर आओ ना। लेकिन नहीं, तुम बार बार लोकसभा अध्यक्ष के सामने चले जाओगे, बार बार उनके सामने जाकर हल्लाबाजी करोगे और फिर बोलोगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। ये तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र को रोज़ तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से मार देते हो, लोकतंत्र को रोज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदा कर देते हो। ये तरीका एक्चुअल में नहीं है। मैं आज उन वोटर्स से पूछना चाहता हूं जो ऐसे ढोंगियों को चुनकर संसद भवन तक भेज देते हैं, जो इस तरीके। आज इन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए एक पोस्टर भी लगाया और उसमें लोकतंत्र लिखने की जगह लोकतंत्र लिखा हुआ है, समझ गए, 2 बार त लगा रखा है। तो इतने पढ़े लिखे, इतने तेजस्वी लोग हमारी संसद भवन में बैठे हुए हैं हम ही वोटरों की वजह से। तो हमें भी सोचना पड़ेगा। और जब संसद भवन में जब प्रश्नकाल चल रहा हो, जब मानसून सत्र चल रहा हो और वो हर बार बिना किसी चर्चा के सिर्फ हा हल्ले में बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उससे हमारे टैक्स के पैसों पर असर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है और कहीं से नहीं आता है उसका पैसा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जब अपना नेता चुनना है तो ऐसा नेता चुनें जो सच में मुद्दों पे बात करे। अगर आप मुद्दों पर बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं मैम, कोई मैजिक नहीं है, कोई मोदी मैजिक नहीं, मैं आज नकारता हूं इस बात को। कोई मोदी की वेव नहीं है, कोई मोदी का मैजिक नहीं है, कोई वो लहर नहीं है। सीधी सी बात यह है कि हमारे देश का विपक्ष और हमारे देश का पक्ष एक देश की बात करता है और एक हमेशा बाहर की बात करता है, हमेशा तुष्टीकरण की बात करता है। तो देश की जनता ने उसको चुन लिया जो देश की बात कर रहा है, और देश की जनता ने उसको नकार दिया जो हमेशा सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ झूठ, सिर्फ फरेब, लूटमारी, इसमें ध्यान देता है, उसको नकार दिया। इसी वजह से ये लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है। इंद्रेश जी, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो SIR या फिर कोई अन्य मुद्दा नहीं छोड़कर उनका एक जो अहम मुद्दा है वो बिहार भी है। बिहार की जो वोटर लिस्ट है उस पर वो रिवीजन करने की जो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको हमारी बात को सुना जाए, ये मांग सुनी जाए। तो आखिर दिक्कत क्या है उसको सुनने में? SIR वही है, एक्चुअली SIR वही है। बिहार पर जो वोटर लिस्ट का वो चल रहा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। आज जब रिवीजन किया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, और यही आप लोग हो जो महाराष्ट्र चुनाव में हल्ला काटे हुए थे कि 1 लाख वोटर बढ़ गए इसलिए बीजेपी जीत गई, 1 लाख वोटर बढ़ गए इसलिए बीजेपी जीत गई। अगर महाराष्ट्र में 1 लाख वोटर बढ़ जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है, तुम लोग हल्ला करते हो। तुम्हारी बात सुनकर जब चुनाव आयोग क्या करता है कि अच्छा चलो एक प्रदेश में हो गया ना,
मैं तो इन्हीं की बात बड़ी करता हूँ कि चलो भाई एक प्रदेश में वोटर बढ़ गए इसलिए हो गया था, अब यहाँ वोटर काट देते हैं, क्या पता कांग्रेस की सरकार आ जाए, क्या पता आरजेडी जीत जाए, लेकिन फिर तुम्हारे पेट में ही दर्द होता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? अच्छा एक बात बताओ, 52 लाख वोटर फर्जी निकले या नहीं निकले? ये तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है ना, 52 लाख वोटर फर्जी निकल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी वोटर लिस्ट का वो किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और जांच हो रही है। अब उसमें मैं कहता हूँ 7.5 करोड़ वोटर में 52 लाख तो पहले ही फर्जी निकल गए, और अगर फर्जी निकलते हैं या किसी का गलती से नाम कट जाता है तो चुनाव आयोग अभी 1 महीने पहले चुनाव से नोटिफिकेशन, 2 महीने पहले सॉरी, क्योंकि 1 महीने पहले तो आचार संहिता वो हो जाएगी, 2 महीने पहले 15 दिन के लिए विंडो भी खोलेगा, सबकी लिस्ट जारी करेगा। उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका नाम है या नहीं है। अगर आप बिहार के नागरिक हो, अगर आप भारतीय नागरिक हो, बिहार के नागरिक हो, बिहार के वोटर हो और आपका उसमें नाम कट गया है लिस्ट में से, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर उसमें अपना ऐड करा सकते हो। उसके लिए 15 दिन दिए जा रहे हैं, 1-2 दिन नहीं, 15 दिन, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर वोटर कम हो जाते हैं, 50 लाख कम हो जाते हैं या 1 करोड़ वोटर कम हो जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि इससे बीजेपी ही जीत जाएगी, एनडीए ही जीत जाए? क्या वो सारे जो वोटर थे वो इनके वोटर थे? क्या वो सारे वोटर आरजेडी के थे? क्या दिमाग लगाओ। इनके पेट में दर्द होना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये समझते हैं और इन्होंने इस तरीके से फर्जी वोटर, आप सोचिए सीमांचल में 4 ऐसे जिले हैं जहां पर 126%, 121%, 128% आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब 100 बंदे पे 126 आधार कार्ड, सोच कर देखिए कैसे बन सकते हैं ये। फर्जीवाड़ा हुआ तभी तो। अब उस फर्जीवाड़े को अगर रोका जा रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि तुमने तार के नीचे से निकाल कर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए, उनको अपना वोटर बनाया और इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि तुम्हारे वोटर कट जाएंगे। मैं आज भी तेजस्वी को, राहुल को, अखिलेश को, ममता को, केजरीवाल को, तमाम लोगों को एक बात बोलता हूँ, तुम कुछ भी करना, ये आडंबर रचना छोड़ दो, सिर्फ देश के सच्चे मुद्दों पर बात करना शुरू कर दो, उस दिन तुम्हारी सरकार बन जाएगी। लेकिन जब तक तुम आडंबर रचते रहोगे, जब तक तुम झूठे संविधान की बातें करते रहोगे, जब तक तुम रोज संविधान को अपनी सहूलियत के हिसाब से मारोगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदा कर दोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक परिवार की गुलामी नहीं होगी। विपक्ष का ये भी कहना है कि धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति ने जो हमारे इस्तीफा दिया है अपने पद से, इस्तीफा देने के बाद भी विपक्ष जो है इस पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है कि आखिर ये टाइमिंग क्यों थी उनके इस्तीफे की, और जो धनखड़ जी के खिलाफ रहे हैं उनके लिए काफ़ी आंसू भी बहा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। धनखड़ जी का इस्तीफा जो हुआ है, अभी तक जितना पता चला है वो स्वास्थ्य के कारणों से, हेल्थ इश्यूज की वजह से। इसी समय क्यों? मानसून सत्र के दौरान? अरे मैं उसी पर आ रहा हूँ, पूरा डिटेलिंग में सुनेंगे तो आप समझेंगे। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब सपोज दैट कल आप मुझे फ़ोन करो कि इंद्रेश जी आ जाओ, और मैं बोलूँ नहीं मैं तो बीमार पड़ गया हूँ, आप बोलो इंद्रेश जी इसी समय क्यों बीमार पड़ गए, ये क्या जवाब हुआ? बीमार तो कभी भी हो सकता है ना व्यक्ति, आपकी तबीयत कभी भी खराब हो, आप रोज़ रिपोर्टिंग कर रही हो, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको टाइफाइड हो गया, आप मतलब भगवान ना करें ऐसा हो, बट हो गया, और मैं अपने ऊपर बोलता हूँ कि मुझे टाइफाइड हो गया, मैं 15 दिन घर पर बैठ गया, तो इसका क्या मतलब है कि बिहार में चुनाव है इसलिए मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ? अजीब वो है। अभी तक जगदीप धनखड़ जी ने अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, और बाकी स्पष्टता जब उस पर आ जाएगी हम उस पर तब ज़्यादा बेहतरी से बात करेंगे। फिलहाल मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे, क्योंकि उनका प्रशंसक मैं भी रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो देश के पटल पर रहें, वो देश के चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे स्पीकर, चाहे कुछ भी, लेकिन वो राजनीति में रहें और भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे, वो जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से राजनीति में एक्टिव हों। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पीएम मोदी जब मानसून सत्र चल रहा है ना, तो उसमें वो आए और मानसून सत्र के दौरान वो विदेश यात्रा लंदन भी चले गए, तो ये एक तरीके का कैसा रवैया है एक देश के प्रधानमंत्री? अच्छा, अगर देश का प्रधानमंत्री लंदन चला जाता है तो आप सवाल करते हो, और देश के विपक्ष का नेता जब बार बार इटली चला जाता है, थाईलैंड चला जाता है, बैंकॉक चला जाता है, सिंगापुर चला जाता है, चाइनीज़ों से जाकर बिना किसी को बताए गुप्त मीटिंग कर लेता है, तब आप लोग क्यों नहीं प्रश्न करते? वो अगर लंदन गए हैं तो पूरा देश जान रहा है ना गए हैं, और उनके अलावा पूरा का पूरा कैबिनेट, पूरा का गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर आपका क्या कहते हैं विदेश मंत्री हैं, सारे जब मंत्री आपके मौजूद है, पूरी कैबिनेट मौजूद है, जवाब देने के लिए वो कह रही है आप प्रश्न करो,
आप प्रश्न करो, आपका ऑपरेशन सिंदूर पे बड़ी छातियां पीटी आपने, आपने ट्रंप के ऊपर बड़ी छातियां पीटी, सीज फायर। आज जब देश की सरकार ये बोल रही है, पूरा कैबिनेट ये बोल रहा है कि आप प्रश्न करो, तो आप SIR का मुद्दा उठाकर ला रहे हो। क्यों? आप मुद्दों से भाग रहे हो ना। सरकार अगर मुद्दों से भागती तो हम कहते हैं कि सरकार भाग रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? जिस मुद्दे पर आप हल्ला मचा रहे थे, पूरा विपक्ष एकजुट होकर, उस मुद्दे को आपने दरकिनार कर दिया और अब ये नया मुद्दा लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आपकी मंशा ही नहीं है कि संसद में मानसून सत्र में कोई एक सार्थक डिबेट हो, सार्थक चर्चा हो और उसका कोई निराकरण निकले, हल निकले। ये विपक्ष नहीं चाहता, ये सीधी सी बात है, मंशा का फर्क है। लेकिन वो तो कह रहा है कि पक्ष हमारी नहीं सुनना चाहता है। ये लोकसभा भी इनकी भी की हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी इनका पक्ष लेता है। देखो मैम, एक बात मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष लेता है, भूल जाओ राजनीतिक गलियारों को। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, हमारे देश के अंदर में एक कन्हैया लाल जी की हत्या हो जाती है, ठीक है, उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है, कोर्ट से जमानत मिल जाती है, और उनके ऊपर जो फिल्म लगती है उसी फिल्म पर कोर्ट से बैन लग जाता है। ये किसकी सुनी जा रही है? किसकी सुनी जा रही है? आप एक बात बताइए। तमाम मुद्दों पर कोर्ट जब रोक लगा देता है, कभी योगी जी के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा देता है, कभी किसान कृषि कानून बिल पर रोक लगा देता है, तब आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, लोकतंत्र जीत गया। मतलब तुम्हारे बारे में बोले तो सुप्रीम कोर्ट भी जिंदा है, लोकतंत्र भी जिंदा है और सब कुछ जिंदा है। और अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ चला जाए, इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र को मारा है, कितनी बार संविधान को मारा है। सोचिए, राम मंदिर का फैसला आता है, कहते हैं संविधान मर गया। सोचिए, राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ जाता है तो संविधान मर जाता है। राम मंदिर बनने लगता है तो चुनाव के समय पर ही क्यों बन रहा है? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो चुनाव के समय। अरे भाई, तुम्हारी समस्या क्या है? एक बार खुलकर तो बताओ कि एक्चुअल पीड़ा है कहाँ पर। देखो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बीमारी है बवासीर, जिसका ना वो लाइलाज है, उसका इलाज नहीं होता है, और विपक्ष को वो बीमारी घेर चुकी है। विपक्ष कभी एक मुद्दे पर अगर टिक कर रहे तो मैं मानूं कि एक मुद्दा है। इन लोग और राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने, 2 नेताओं के तो मैं नाम जानता हूं जिन्होंने लिखित में झूठे आरोप लगा कर माफ़ी मांगी है। राफेल पे इन्होंने क्या वो चलाया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बाद में राहुल गांधी लिखित माफ़ी मांगते हैं। सुनिए, उसके बाद में दिल्ली का एक आत्ममुग्ध बौना भी दिल्ली सरकार में था मुख्यमंत्री, वो ध्रुव राठी की एक वीडियो पोस्ट कर देता है कट करके, और बाद में माफ़ी मांगता है लिखित में। तो इस तरीके के जब तक झूठ बोलते रहोगे तब तक तुम सत्ता से दूर रहोगे। पुनः दोहरा रहा हूँ, पूरे विपक्ष को देश की बात करने लग जाओ, देश के मुद्दों की बात करने लग जाओ, झूठे प्रोपेगेंडा से बचो, उसी दिन सत्ता में आओगे, अन्यथा सत्ता से कोसों दूर रहोगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा, विपक्ष कह रहा है कि पक्ष को कहीं ना कहीं तो फायदा है जो कि इस तरीके से स्थगित करा रही है मानसून सत्र को, और मानसून सत्र के चौथे दिन को भी आज स्थगित करा दिया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पक्ष को इस बात से कहीं ना कहीं फ़ायदा है। मैं ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ विपक्ष को कि विपक्ष सही कह रहा होगा। आपको फ़ायदा नहीं है ना, एक काम करो, एक बार आप लोग हल्ला मचाना छोड़कर, सदन में हल्ला मचाना छोड़कर, एक बार बैठकर अपने प्रश्न पूछो। जिन प्रश्नों के लिए ये मानसून सत्र रखा गया, जिसकी आप पहले से डिमांड कर रहे थे, उस पर बात करो। अगर जवाब ना मिले फिर बताना। लेकिन आप लोग हल्ला कर रहे हो, क्या पक्ष के लोग जाकर हल्ला कर रहे हैं क्या? क्या लोकसभा स्पीकर के मुंह पर पक्ष वाले लोग जाकर चिल्ला रहे हैं क्या? नहीं, विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं। तो मानसून सत्र बंद हो जाए और इस पर सार्थक डिबेट ना हो पाए, और उसके बाद फिर से ये हल्ला मचाकर ये कह पाएँ कि देखो हमें तो बोलने ही नहीं दिया गया, ये लाभ ये लोग लेना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष ये नहीं कराना चाह रहा है। विपक्ष की वजह से बार बार संसद स्थगित हो रही है। विपक्ष को सोचना चाहिए, टैक्स पेयर के पैसे को ऐसे बर्बाद ना करे। आपके हिसाब से विपक्ष पूरी तरीके से? मेरे देश का पूरा विपक्ष नकारा है। जिस दिन देश का विपक्ष सुधर जाएगा उस दिन देश और तरक्की करेगा, हालांकि कर रहा है, लेकिन जिस दिन विपक्ष सुधर जाएगा, सही मुद्दों पर बात करने लग जाएगा, उस दिन देश सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, मानसून सत्र पे हमने बात की और जाना कि आखिर बार बार क्यों स्थगित हो रही है कार्रवाई, और लगातार मानसून सत्र का चौथा दिन था, चौथा दिन भी बर्बाद गया। तो इस पर इंद्रेश जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना, अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।